कल जो हमारी मीटिंग हुई उसके बाद मेरी थोड़ी चर्चा हुई उस पर योगेश चाचा के साथ। तो ये मतलब ये समझ आया कि थोड़ा सा जो भी अभी तक क्वेश्चंस या जो भी कंसर्न्स आए हैं, जितने भी हम लोग लिख रहे हैं, उनके ये कंसर्न्स आए हैं कि हमें लिखना कैसे है, इसको दर्शन से कैसे जोड़ना है, हमारा क्या अप्रोच रहेगा। इन सब चीजों में काफी सवाल रहे और वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा है। तो मैं एक बार मतलब फिर ये चर्चा से निकल के आया कि मैं एक बार थोड़ा सा इसका विजन और ये इस अप्रोच को हम किस तरह से देख रहे हैं, और जितनी मेरी समझ बनी अभी तक उनसे काफी चर्चा करने के बाद उसको मैं पहले रखती हूँ, और उस अप्रोच और विजन से मैं अपने काम को किस तरह से जोड़ पा रही हूँ, मतलब जो भी मैं लिख रही हूँ उसको रखूंगी। आई होप ये जो मतलब ये विजन का एक्सरसाइज है और जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ये आप सब भी इसको अच्छे से समझें और नोट डाउन करें, ताकि अपने अपने जब भी आप राइटअप शुरू करेंगे, इस इन चीजों का हम ध्यान रखें, ताकि हम समझ पाए कि हम ये काम क्यों शुरू किए हैं और इसका क्या उपयोगिता हमें लगता है। वो हम सबको समझना और उसमें एक मत होना हमारा बहुत जरूरी है काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शो करती हूँ, और मे बी मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के मतलब अगर जरूरत हो तो भेज भी सकती हूँ इस सेशन के बाद, ताकि उपयोगी रहे सबके लिए। एक मिनट। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है आरती बेटा, हाँ हाँ, अच्छे से ठीक है। दिख रही ठीक है। तो पहला चीज ये समझ आया, मतलब विजन में हमें हम सबकी आई थिंक ये स्वीकृति है कि जो मेंटल हेल्थ है वो अभी बहुत मतलब एक हम सबको लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है डिस्कस करने के लिए, और कई काफी सारा इस पर काम हुआ है ऑलरेडी, और काफी सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं जो कुछ हद तक साइकोलॉजी ने तो आइडेंटिफाई किया है। एज ह्यूमन बीइंग समाज में रहते हुए हमें भी मतलब दो हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, हम भी काफी सारे ऐसे इश्यूज अलग अलग एज ग्रुप में, बच्चों में अलग, युवाओं में अलग, और अडल्ट में अलग, और ओल्ड एज में अलग ऐसे इश्यूज देखते ही हैं अपने आसपास। एंड साइकोलॉजी ने भी बहुत प्रिसाइज वे में इन इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है। और हम जब दर्शन पढ़ते हैं तो हम लोगों की एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि दर्शन से इन मतलब मनोविज्ञान का एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी को भी हम दे सकते हैं, और प्रैक्टिस मतलब उसकी काउंसलिंग क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकते हैं उसका भी हम शायद एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड प्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर हम सबका शायद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इतने सेशंस के बाद, हम जो मतलब इतनी मीटिंग्स हुए उसके बाद। बट ये भी समझ आया कि मतलब मेरे को अभी तक पढ़ के ये समझ आया कि जब हम ऑल्टरनेटिव विकल्प जिसको बोल रहे हैं, वो उस पर अधिकार हमारा तब बनता है जब हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो थ्योरीज क्या बोल रहे हैं, स्पेशली थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स की हमारे पास अच्छी समझ हो। तो जब हम थ्योरीज रीड करते हैं तो मुझे ये समझ आया कि जो थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी कुछ थ्योरीज ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए हैं।
बट जो रिजेक्टेड थ्योरीज है, सिर्फ इतना समझना कि वो थ्योरीज रिजेक्टेड हैं उतना आवश्यक, मतलब उससे ज्यादा हमें उस थ्योरी को जानने की जरूरत है। मतलब बाबा जी ने भी बोला कुछ थ्योरीज के बारे में, बाबा जी ने भी हमें इंडिकेट किया, बट उसका क्रिटिसिज्म हम भी किस तरह से खुद समझ रहे हैं अपने पढ़ाई से, वो भी जरूरी है। क्योंकि जब हम एकेडमिकली बात करते हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं जिसके बारे में हमारी अच्छी समझ होनी चाहिए, और वो थ्योरी क्या बोल रहा है वो भी समझ होनी चाहिए। उनको किन ग्राउंड्स में क्रिटिसाइज किया गया, किन ग्राउंड्स में वो रिजेक्ट हुए, इसकी भी समझ होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप लोग भी अपने अपने राइटअप्स या जब अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने कोर्सेज पे लिखना शुरू करेंगे, आपको ये रियलाइज होगा। तो उन थ्योरीज के ने क्या बोला जो रिजेक्टेड भी थी, और उनके क्या क्या क्रिटिसिजम्स रहे, उन पर ध्यान जाना जरूरी है। और ये भी समझ आया मुझे कि कुछ थ्योरीज को पढ़ के ऐसा लगता है कि वो क्लोज है, मध्यस्थ दर्शन में जो बोला जा रहा है उससे काफी ज्यादा कोरिलेशन दिखाई पड़ता है। ऐसे थ्योरीज को पढ़ के हमें लगता है कि ये तो वही बोल रहे हैं जो दर्शन दर्शन बोल रहा है। बट अगर हम इस पर, ऐसे थ्योरीज पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसको और ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है। आ, इन पर मे बी हम, हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस जो होगा इन पर बिल्ड होगा, ये मुझे समझ आया और ये मेरी स्वीकृति बनी। और इन पर कंपैरेटिव एनालिसिस भी होगा, और इन पर जो गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन थ्योरीज ने मे बी अभी बताया नहीं है, या हमें लग रहा है कि इस पर जो भी मतलब इस पर हम और भी काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बन रही है काम करने की, इन मुद्दों को भी, इन पॉइंट्स को भी आ, हमें ढूंढना जरूरी है, इन इन मुद्दों पर सोचना, और इस डिस्कशन में, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर डिस्कशन करना काफी जरूरी है। और ये इन इन दोनों भागों में जब तक हमारी तैयारी नहीं होती तब तक जो हमारा डिस्कशन है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब काफी सारा जो लॉजिक बिल्डिंग एक्सरसाइज है, इन पढ़ने, इतना हम पढ़ेंगे तब हमारा बिल्ड होना शुरू होगा। और एक चीज ये समझ आई कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको हायर एजुकेशन से, मतलब हमारा जो स्पेस है वो हायर एजुकेशन में बन रहा है, कि हम इसको प्रेजेंट करें। बेसिकली एजुकेशन के डोमेन में एकेडमिक सर्कल जो है उस तक हमारे पहुंचाने का मन बन रहा है। तो जब हम उस पर पहुंचाएंगे तो मतलब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि हम एजुकेशन के माध्यम से इसको पहुंचाने का प्रयास करें, बिकॉज ये समझ आया कि जो भी मतलब काफी ज्यादा जो एजुकेशन के सर्कल में डिबेट्स का और डिस्कशन का काफी ज्यादा स्पेस है, वो मे बी समाज में उतनी गहराई से डिस्कशन करने का स्पेस बनता नहीं है। मतलब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी करते हैं एकेडमिक सर्कल में, बट बहुत समझ के और स्पेस दिया जाता है एक दूसरे को सुनने का। और ये भी मेरे को बात एक्सेप्ट होती है कि कई थ्योरिस्ट ने खुद के जो भी पॉइंट्स हैं उसको, मतलब उसकी ये लिमिटेशन है उसको भी एक्सेप्ट किया है, तो ऐसा स्पेस काफी आसानी से बन जाता है। आ, और बट इसके लिए, ऐसा स्पेस बनने के लिए हमारे ये जो लॉजिकल पढ़ना हो रहा है, लिखना हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब हमें इन इस पर ध्यान देना जरूरी है। और इस पर मतलब किन ग्राउंड्स में हमारे स्किल्स बनना जरूरी है, तो रीडिंग का तो प्रैक्टिस है ही। मतलब अगर हम बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, वो ना भी पढ़ पाए तो एक बेसिक लेवल की रीडिंग हाँ हम कर पाए। आजकल तो मतलब ये चैट जीपीटी एंड इतने सारे वीडियो लेक्चर्स, मतलब रिटर्न कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम अपने आसपास के लोगों से टेक्नोलॉजिकली कैसे हम इन चीजों में
आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो रीडिंग का ऐसा हो सकता है तैयार, और प्रेजेंटेशंस का मतलब मैं भी योगेश चाचा से बात करते हुए मेरे को भी लग रहा था कि एक आदत बन गई है पढ़ने लिखने, मतलब ऐसे सोचने की इसमें, कि जब तक हमारी अच्छे से तैयारी नहीं होती तब तक हमें लगता है कि हम लोग अभी प्रेजेंट करने की स्थिति में नहीं है। बट हम जो भी प्रेजेंट करें इस प्लेटफॉर्म में, जो भी डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन रहे, उसका पहला सबसे ज्यादा फोकस इस चीज को हम दें कि हमारा ये कॉन्फिडेंस, खुद को बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, इसमें गलत हो जाए इससे हम बहुत ज्यादा हेजिटेट ना करें, बिकॉज ऐसे गलतियां, ऐसा डिस्कशंस जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग एक दूसरे, हम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं उस पर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो व्यक्त होना इसमें मतलब खुद की तैयारी के लिए, और सबको उससे हेल्प होता है, ऐसा मेरा एक्सेप्टेंस बना है। तो एज अ विजन, मैं, अगर ऑल्टरनेटिव है मध्यस्थ दर्शन, तो उसके लिए क्या क्या हमें उस ऑल्टरनेटिव को ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट करने के लिए हमारी क्या क्या आवश्यकता है हमें अपने लेवल पे करने के लिए, अभी तक इस पर जो मेरी समझ बनी उसको मैंने अभी प्रेजेंट किया। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मुझे अपनी जितना भी मैंने पढ़ा उसको मैंने किस तरह से अप्रोच किया। दो तरह की थ्योरीज के बारे में मैंने बोला। एक, वो थ्योरीज जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई हैं, वो किन ग्राउंड्स में रिजेक्ट हुई है इसको समझना। दूसरा, जो थ्योरीज दर्शन के पास में लग रही हैं, थोड़ा क्लोजर लग रही हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसको समझना। तो एक मिनट। तो अभी अप्रोच में ये समझ, मतलब ये आप सबके मतलब बार बार थोड़ा रिवीजन के लिए भी ध्यान आपका जाए उसके लिए भी, कि अभी हम सितंबर तक कंटेम्पररी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, विच मीन्स हम ईस्टर्न साइकोलॉजी में जो भारतीय मानस शास्त्र है वो क्या कह रहा है उसको भी समझना इसका भाग है, और वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या बोल रहा है इसको समझना भी हमारा सितंबर तक का टास्क ये है। मतलब इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएं ऐसा आवश्यक नहीं है, बट जितने भी हमारे नोट्स बन रहे हैं सितंबर की वर्कशॉप में जब हम प्रेजेंट हों, तो इन नोट्स के साथ इसमें जितनी भी समझ बनी है उसके साथ हम प्रेजेंट हो, एंड आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या क्या कंटेम्परेरी इश्यूज हैं। मतलब अभी हम, मुझे ये समझ आया कि दर्शन में जितना हम बात करते हैं, हम सुखी दुखी या मानव सुख चाहता है, इतना, मतलब इस लेवल पे हम चर्चा कर पाते हैं। बट उसको और डिटेलिंग करना, आ, कि मतलब जो साइकोलॉजी ने काफी इश्यूज को अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को काफी थ्योरीज ने अच्छे से आइडेंटिफाई किया है, उसकी गहराई को, जैसे एक एक फॉर एग्जाम्पल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कुछ लोगों में, कुछ लोगों में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्यों मानव में, किसी भी व्यक्ति में ये क्यों डेवलप होता है, ये किस एज में डेवलप होता है, इसके क्या क्या रीजंस हैं इसको डेवलप होने के, और इसको, ये अगर डेवलप हुआ तो किस, मतलब किस एज में क्या इस पर काम किया जा सकता है कि ताकि एक व्यक्ति में ये कॉम्प्लेक्सेस कम हो। ऐसी बहुत सारे, हम कॉमन सेंसिकल लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे इश्यूज को बात करते हैं। मतलब साइकोलॉजी को पढ़ने का मतलब कि इन इश्यूज को और गहराई से समझा जाए, और जैसा मैंने पहले बताया अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए, कि जो भी थ्योरीज मतलब हमें लग रहा है कि जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें टूवर्ड्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या हार्मनी के पॉइंट्स हैं, क्या क्या पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस को वो थ्योरीज किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है उसको देखा जाए। एंड फिर धीरे धीरे करके मध्यस्थ दर्शन इन्हीं प्रॉब्लम्स में क्या सोल्यूशन दे रहा है एंड अपॉर्चुनिटीज में कैसे वर्क कर पा रहे हैं, ये हमारा बेसिक अप्रोच है।
फिर थोड़ा सा राइटिंग स्ट्रक्चर पर काफी क्वेश्चंस आए, तो उस पर भी ये बोलना चाहूंगी कि पहले जैसे इग्नू का ये मैंने जो स्ट्रक्चर है उसको रेफर करके ये पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले वो कोर्स क्या बोलना चाहता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, हम वो कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, उस कोर्स का क्या क्या स्कोप है, मतलब एजुकेशन में उसका क्या स्कोप है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्कोप है, परिवारों में क्या स्कोप है, इंटरपर्सनल रिलेशन में क्या स्कोप है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या स्कोप है। ऐसा उसका स्कोप का डोमेन हो सकता है। फिर वो वाला जो कोर्स है उसके जो टॉपिक्स है वो कैसे इवॉल्व हुआ, पहले किसी व्यक्ति ने कुछ बोला होगा, उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करके किसी व्यक्ति ने कुछ बोला होगा, फिर उसको क्रिटिसाइज करके या उससे जोड़ते हुए किसी ने कुछ बोला होगा। ऐसा उसका एवोल्यूशन रहता है सब्जेक्ट्स का, उसको हम पहचान पाए। उसमें क्या क्या थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो है ही बहुत एसेंशियल, उसमें क्या इश्यूज क्रिएट मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाए, और उसके रिसर्च मेथड्स। अभी हमारी रिसर्च मेथड्स को मतलब समझने में भी काफी ज्यादा हमें थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में एक बड़े मतलब एक बड़े पॉपुलेशन में हम रिसर्च करते हैं, मतलब थ्रू इंटरव्यूज कुछ कुछ मतलब हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, उसको जाके हम रिसर्च करते हैं, और उसमें न्यूमेरिकल डेटा जो भी है उसको क्रिएट करते हैं। इसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जिसमें हम व्यक्तियों की या तो केस स्टडीज लेते हैं, या किसी कम्युनिटी का एथनोग्राफी होता है जिसमें पूरा कम्युनिटी का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ उसको समझते हैं। ऐसा हर हर जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च मेथड्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बोल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको दर्शन से जोड़ते हुए मेरे मन में मेरे ध्यान में एक चीज गया, एक रिसर्च का कॉन्सेप्ट आया जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी। कि अगर हमें बोलना है कि मतलब बाबा जी तीन तीन दो तीन चीजें बोलती हैं एक शिशु के बारे में, कि वो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, और हर व्यक्ति जब अपनी लाइफ को शुरू करता है तो वो विश्वास से शुरू करता है, और इसमें एक वातावरण का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो वातावरण। तो एक फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च ये हो सकता है कि 10 बच्चों को आ, का हम हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री उनका समझने की कोशिश करें कि बचपन से लेके मतलब बहुत छोटे से लेके अभी अडोलेसेंट तक उसका कैसा जर्नी रहा, मतलब उसके आइडेंटिटी बिल्डिंग में उस क्या क्या चीजों ने इन्फ्लुएंस किया, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजों ने हेल्प किया, उसके सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए उसके वातावरण ने उसको कैसे सहायक रहा। मतलब ये एक तरीका हो सकता है रिसर्च का, ऐसे ही कई सारे अलग तरीके होते हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। और ग्लॉसरी मतलब हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसको, जैसे अगर मैंने सेल्फ की बात करी तो एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव सेल्फ है, एक एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव सेल्फ है। हम एग्जिस्टेंशियल किसको कह रहे हैं, हम कॉग्निटिव किसको कह रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को, की वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाए अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर। इसी के साथ मैं दो थ्योरीज का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक थ्योरी जो बिल्कुल ही रिजेक्ट हुआ, जिसके बारे में बाबा जी ने भी हमारा ध्यान दिलाया हमें, और एक थ्योरी जो मुझे लगा कि दर्शन से काफी करीब है, और इस पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो सकते हैं इसके बारे में हम सोच सकें। तो फर्स्ट है साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें, इसको आप अपने अपना जो भी आपका पठन है उससे में भी जोड़ के देख पाए।
साइको एनालिसिस अगर हम बोल रहे हैं, जो सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, अभी हमारी जो दर्शन पढ़ के समझ बनी कि सिर्फ शरीर आधारित मनोविज्ञान की वो बात कर रहा है, बट उसको और हम उस थ्योरी को और डिटेल में समझने जाएं तो वो थ्योरीज किस किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो मुझे समझ आया, एक इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा है। इंस्टिंक्ट्स मतलब हमारे जीने के लिए कुछ कुछ, मतलब व्यक्ति अपने जीने के लिए कुछ कुछ स्टिमुलस बाहर के वातावरण से अपनी नीड्स को पूरा करता है। मतलब उसके कुछ कुछ नीड्स होते हैं, उनको इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं। एक लाइफ इंस्टिंक्ट्स है और एक डेथ इंस्टिंक्ट्स। मतलब ये बोला जा रहा है, एक एक व्यक्ति लाइफ इंस्टिंक्ट्स मतलब उसको जीने के लिए जैसे खाने की आवश्यकता है, उसको प्लेजर की आवश्यकता है, ऐसे कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया जिसको बोल रहे हैं लाइफ इंस्टिंक्ट्स, जो उसकी जीने की इच्छा को कायम रखता है किसी व्यक्ति के। डेथ इंस्टिंक्ट्स उन चीजों को बोल रहे हैं जो, मतलब ऐसा ये थ्योरी बोलता है कि हर व्यक्ति में एक मर जाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। फिर ऐसे ही अगर पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो तीन चीजों की पहले बात करी सिगमंड फ्रॉइड ने, कि एक व्यक्ति के पर्सनालिटी में तीन चीजें होती हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीजें हैं जो हमें अपने थॉट्स, हम क्या कर रहे हैं उसका पता रहे। प्री कॉन्शियस वो है जो हम शायद बचपन की हमारी कुछ मेमोरीज हैं जो हम थोड़ा सा भूल गए हैं, अगर कोई हमें याद दिलाए तो हमें याद आ जाता है। अनकॉन्शियस वो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा भाग है, ये थ्योरी बोल रहा है। अनकॉन्शियस वो भाग है पर्सनालिटी का जिसके कारण, जिससे हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारे एटीट्यूड है वो बने हुए हैं, वो रिप्रेस्ड होता है, मतलब कि दबा हुआ होता है, बट वो हमारे कार्य व्यवहार में, हमारे बिहेवियर इसी से गवर्नड है। तो जो ये अप्रोच साइको एनालिसिस का, अगर आप किसी काउंसलिंग सेशन में जाओ तो वो क्या करते हैं कि जो अनकॉन्शियस, जो दबी हुई पार्ट है पर्सनालिटी का, जो ज्यादातर अनकॉन्शियस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो बचपन में बन जाते हैं, जो 5 साल तक बन जाते हैं, उसको साइको एनालिसिस थेरेपी करके निकाला जाता है, ताकि एक व्यक्ति समझ पाए कि हमारे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और फिर वो मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाए। फिर फ्रॉइड ने बोला कि मतलब ये वाला जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस है, इसको रिजेक्ट करके उन्होंने बोला कि ये नहीं, बट पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर इड, ईगो और सुपर ईगो, ऐसे तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उससे बनता है। मतलब बहुत छोटे में, अगर मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट बताऊं तो इड वो चीज है जो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल से चलता है। मतलब एक, मुझे अगर अभी आइसक्रीम चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं उसमें ये नहीं सोचूंगी कि समाज मुझे क्या बोल रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर रहे हैं, मैं नहीं सोचूंगी, मुझे वो, मेरा वो नीड है तो मुझे चाहिए। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है। मतलब आप, मतलब आपको वो चाहिए, आप उसको पा सकते हो, बट एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से। एंड सुपर ईगो जो है वो व्यक्ति को मतलब इस डायरेक्शन में ले जाता है कि अपने फिजिकल नीड्स के अलावा कुछ व्यक्ति को सोचना चाहिए, मतलब फिजिकल नीड्स में हम एक व्यक्ति रुक ना जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है। फिर ऐसे ही जो इस थ्योरी ने बताया कि हमारे पर्सनालिटी के कुछ कुछ थ्रेट्स होते हैं, उसमें बताया कि एंजाइटी कैसे व्यक्ति में डेवलप होता है, और कुछ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम, हमारा जो अनकॉन्शियस में, अगर किसी ने हमारे को ध्यान आकर्षण कराए कि आपके बिहेवियर में ये ठीक नहीं है, तो एक व्यक्ति अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है और वो प्रूव करने की कोशिश करता है लोगों को कि नहीं, मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। इसमें कुछ 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 लोग उसको रिप्रेस करते हैं, कुछ लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये व्यक्ति खराब है, ऐसे कुछ कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी। फिर इस थ्योरी ने बोला कि 4 स्टेजेस होते हैं
एक व्यक्ति बचपन से लेके अडल्टहुड तक किस तरह से ग्रो होता है। तो उसमें चाइल्डहुड मतलब एक ओरल स्टेज होता है। ओरल स्टेज मतलब एक जो इन्फेंट होता है, इन्फेंसी का स्टेज है जिसमें हमारा जो प्लेजर है वो व्यक्ति अपने मुंह से मतलब अपने माउथ से प्लेजर को सीख करता है। मतलब फ्रॉइड ने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो अ, मतलब व्यक्ति की सबसे इम्पोर्टेंट नीड जो है वो सेक्सुअल प्लेजर को पूरा करना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए दिया। तो फिर ऐसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज एंड लेटेंसी स्टेज, ऐसे उन्होंने, सॉरी जेनिटल स्टेज, ऐसे उन्होंने चार स्टेजेस की बात करी। और इसमें व्यक्ति अपने प्लेजर को कैसे, प्लेजर का जो भी डिमांड होता है उसको पूरा कैसे करता है, इसके बारे में ही फ्रॉइड ने बात करी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैलिक स्टेज जो है उसको फ्रॉइड ने सबसे इम्पोर्टेंट बोला, जो पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। और इसी पर इस थ्योरी के सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म्स भी आए। मतलब इसमें एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड बॉयज में होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होता है। तो उन्होंने ये बताया कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक जो लड़का है वो अपनी मम्मी से अट्रैक्टेड रहता है सेक्सुअली, एंड जो लड़की है वो अपने बाप पिता से रहती है। एंड ये भी फ्रॉइड ने कंक्लूड किया कि जो लड़कियां हैं उनमें ये कॉम्प्लेक्सेस खत्म नहीं होता है, और लड़कों में बिकॉज वो सोशली ज्यादा मूव करते हैं उनमें खत्म हो जाता है। उन्होंने अलग अलग रीजनिंग दी इस चीज के लिए। तो मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस अ, इस इस साइको एनालिसिस में, क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या ग्राउंड्स हैं इस जिससे इसको क्रिटिसाइज किया गया। मतलब पहले बोल मतलब एक ग्राउंड ये है कि ड्रीम्स जो है वो हमारे रिप्रेस्ड विशेस होते हैं। मतलब हमारे हम अपने सपनों में वो चीजें देखते हैं जो हमने अपने इच्छाओं को दबा के रखा है। फिर ये बोला गया, एक और चीज को क्रिटिसाइज किया गया, जैसे मैंने बताया कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है जो लड़कों में होता है वो खत्म हो जाता है, जो लड़कियों में है वो नहीं खत्म होता है। इसीलिए लड़कियों का जो सुपर ईगो है, जो ग्रोथ की तरफ होता है, वो कम रहता है लड़कियों में। और जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी में। बट काफी चीजों को एक्सेप्ट भी किया गया, जैसे अनकॉन्शियस हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है। जो भी हमने अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को दबा के रखा है वो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को अ, चलाता है, ऐसा इस थ्योरी ने बोला। और इसको एक्सेप्टेंस मिला है साइकोलॉजी में। फिर एक चीज इस थ्योरी के बारे में समझने की बहुत आवश्यकता है, जो इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इस थ्योरी ने जो भी इमोशनली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल्स हैं उस पर जितना भी रिसर्च हुआ उसके बेसिस में ये थ्योरी को प्रेजेंट किया है। इसका मतलब इस थ्योरी को जनरलाइज करने का मतलब ये बोलना कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, सब में ऐसे ही ट्रेड्स होते हैं, ऐसा प्रूव हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली हम सबको जब हम थ्योरीज को पढ़ें तो ये मुद्दों को, ये पॉइंट्स को सोचना आवश्यक है। फिर हम्म, जैसे मैंने दूसरा एक थ्योरी बताया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जो मुझे लगा कि दर्शन से करीब है। तो ये जो थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये हमें बेसिकली हमारा ये ध्यान आकर्षण करा रहा है कि साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म ने जो भी प्रेजेंट किया ह्यूमन नेचर के ऊपर वो काफी लिमिटेड है, एंड वो काफी कमजोर, मतलब ह्यूमन का जो नेचर है उसको बहुत ही मतलब बहुत ही उसका नेगेटिव पिक्चर को शो कर रहा है। मतलब जो
साइको एनालिसिस है वो बोल रहा है कि व्यक्ति प्लेजर से ड्रिवन है, और बिहेवियरिज्म बोल रहा है कि जैसे जानवर कुछ स्टिमुलस होता है उसका रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही व्यक्ति मानव भी करता है। तो मानव और जानवरों में कोई डिफरेंस नहीं प्रेजेंट कर रहा है। बट ये थ्योरी कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा से अपने अपने को अपने ग्रोथ के लिए ड्रिवन होते हैं। मतलब मानव अच्छा ही करना चाहता है, ये थ्योरी कह रहा है। मतलब और वो बहुत कॉन्शियसली अपने ग्रोथ के लिए व्यक्ति काम करता है, और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कह रहे हैं उसके तरफ जाता ही है। अब इसके आगे मतलब हमारी अभी तक की जो कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है ही कि एक मैस्लो करके एक व्यक्ति है, वो हायरार्की ऑफ ड्रीम्स, हायरार्की नीड्स की हायरार्की के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले फूड और जो हमारा सिक्योरिटी नीड को हमें फुलफिल करना है, फिर बिलोंगिंगनेस है, फिर सबसे ऊपर जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप होता है। बट इस थ्योरी को हमें और ज्यादा करीब से बहुत और फोकस करके समझने की जरूरत है। और ये थ्योरी ने किस तरह के काउंसलिंग प्रैक्टिसेस को मतलब कौन से काउंसलिंग प्रैक्टिसेस आए इस थ्योरी से, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैं और 5 मिनट्स प्रेजेंट करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं या जो भी डिस्कशन है उसको हम शुरू कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो कार्ल रॉजर्स करके एक व्यक्ति रहे, अब्राहम मैस्लो के बाद कार्ल रॉजर्स आए, जिन्होंने बोला कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जिन्होंने शुरू किया, जिसमें इन्होंने एक ऐसा मतलब बोला कि व्यक्ति सिर्फ अपने वातावरण से या उसको जो भी इन्वायरमेंट से मिलता है सिर्फ उससे गवर्न नहीं है, बट वो अपनी सिंस अपनी ग्रोथ के दिशा में हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, तो उन वातावरण को कैसे वो अपना परसीव करता है। मतलब हम देखते ही हैं कि बहुत एक नेगेटिव वातावरण में भी कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और एक बहुत पॉजिटिव वातावरण में भी एक व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है। मतलब हमारे जो भी नीड्स फुलफिल हो जाते हैं फिर भी एक व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है, और एक बहुत नेगेटिव वातावरण में भी व्यक्ति ग्रोथ के लिए सोच पा रहा है। तो इसका क्या रीजंस है, इस थ्योरी ने बहुत हद तक इन चीजों पर फोकस करने की कोशिश करी, और इसको काफी सारा एक्सेप्टेंस मिला। बहुत रिसर्चेस भी हुए इस पर, और इसकी काउंसलिंग को भी काफी बेस्ट में तो एक्सेप्ट किया ही गया। मतलब इसमें कह रहे हैं कि व्यक्ति मानव जो है वो रैशनल है, और अपने उसका खुद का जो परसेप्शन है और जो वर्ल्ड से उसको परसेप्शन मिल रहा है, उस मतलब इन दोनों चीज उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हमारा जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंसेस है वो हमें हेल्प करता है एक वातावरण को समझने के लिए, परसीव करने के लिए, और अपने बारे में समझने के लिए। और ये थ्योरी साइको एनालिसिस को क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि व्यक्ति अपने पास से या अपने फ्यूचर से ड्रिवन नहीं है, बट वो अभी क्या क्या फील कर रहा है, क्या उसके इमोशंस है, उससे ड्रिवन है। एंड हर व्यक्ति में एक इनबॉर्न टेंडेंसी है, एक इच्छा है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइज करूं। मतलब कि मैं अपना फुलेस्ट पोटेंशियल में अपने स्किल्स में सबसे अच्छा हो पाऊं, अपनी नॉलेज में सबसे अच्छा हो पाऊं, ये व्यक्ति कोशिश करता ही है। इसमें इस थ्योरी ने मतलब इस व्यक्ति ने कार्ल रॉजर्स ने बच्चों पे एक रिसर्च करने का ट्राई किया, जिसमें उन्होंने उनके फैमिली एनवायरनमेंट, हेल्थ, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, उनका कल्चर, उनका सोशल इंटरेक्शन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, ये उन्होंने फैक्टर्स लिए।
और इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश किया कि ये वाली चीजें एक व्यक्ति के ग्रोथ के लिए कितना सहायक है। और उनकी थ्योरी से हमें ये पता चला कि इन सब से बढ़कर कुछ है जो ग्रोथ के लिए ज्यादा सहायक है। ये सारे जो पैरामीटर्स है इससे बढ़कर जो है एक सेल्फ इंसाइट का कॉन्सेप्ट है, मतलब या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक व्यक्ति अपने वातावरण को कैसे परसीव कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो ये थ्योरी है पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, फोकस करता है व्यक्तियों को से डिस्कस करके, मतलब उनका जो नैरेटिव है, उन वो जो बात कर रहे हैं वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने वातावरण के बारे में वो क्या सोचते हैं। मतलब इसमें काउंसलर का ज्यादा रोल नहीं होता, बट व्यक्ति का अपना क्या परसेप्शन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब उसकी क्या अपने बारे में समझ है, उसका क्या डायरेक्शन है, वो अपने बारे में क्या जिम्मेदारी लेता है, और वो अपने वातावरण के बारे में क्या सोचता है। ये सारी ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें ये थेरेपी होता है। और इस थ्योरी ने ये भी बोला कि बच्चा जब एक शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तब से ये वाली टेंडेंसीज शुरू हो जाती है एक व्यक्ति में। आई थिंक मैं रोकती हूँ यहाँ पे, और जो कुछ सवाल हो उसको हम अब ले सकते हैं। स्टॉप कैसे करूँ? आई होप आप सब कनेक्ट कर पाए, और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके जो भी आपको लगा, या जो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं जितना मैंने अभी प्रेजेंट किया, या कई किसी भी पॉइंट में आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है या क्लियर नहीं हुआ, वो आप शेयर करें तो हमारा डिस्कशन शुरू हो सकता है। हाँ, क्या किसी को कुछ बोलना है? मतलब एक मतलब मेरा आप सबसे ये प्रस्ताव है कि ये जो मीटिंग है इसको हम और ज्यादा डिस्कशन ओरिएंटेड बना पाए। दीदी, आपने जिस तरह से रखा है उससे तो काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये है कि चाहे जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक का अप्रोच क्या है। उस टॉपिक के अप्रोच में मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जो भी पाश्चात्य चिंतक हों या ये ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हों, इन्होंने उस टॉपिक पर क्या बातें रखी हैं, और उन सबको लेते हुए जो एक समग्र जो स्वरूप बन सकता है, उन सबको हमें रख देना चाहिए। और उनके साथ साथ आगे हमारी ओर से भी कुछ उसमें ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर देने चाहिए जिनके आधार से
आगे की भूमिका तय हो सके, कि आगे जो मध्यस्थ दर्शन से जो हमें बातें हैं उन बातों को हम प्लेस कर पाए, और उसके प्लेसमेंट का एक स्वरूप जो है विकसित हो पाए। तो मुझे भी इसका ये लग रहा था कल, हालांकि मैंने जो फ्रेम आउट किया है, तो टॉपिक वाइज फ्रेम आउट कर लिया कि हाँ, इस टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक्स जो हैं कवर होने चाहिए, और उन सब टॉपिक्स का अप्रोच जो है उसमें क्या रखना है। जैसे मेरा जो टॉपिक मैंने चुना है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को चुना है। तो उसमें परिवार संबंधों में जो आई हुई चुनौतियां हैं वो टॉपिक मैं अपने लिए सेलेक्ट किया हूँ, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो चुनौतियों को जब लिखना है तो हमें क्या लिखना है। तो एक तो चुनौतियों के बहुत सारे जो भी प्रकार हैं जो हमें देखने में आते हैं, और वो चैट जीपीटी के थ्रू मैंने देखा तो कई सारे चिंतकों ने जो इस पर बात करी है वो सब हमारे पास सामने आ जाता है। तो वो उन चुनौतियों का जो आधार होगा, वह आधार कैसे विकसित हुआ है, और इन पर जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं या जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं, इन सब को भूमिका में लेते हुए और आगे चुनौतियों के क्या क्या स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को तय कर लेना, उनको बढ़िया से उसकी प्रतिष्ठा करना, और फिर उससे क्या निदान देखे जा सकते हैं उस पर बात कर लेना। ये मुझे आज के पूरे आपके रखने से अपने लिए एक स्वरूप तय होता हुआ देखने में आया। ऐसा मुझे मेरे लिए जो पहचान में आया वो मैंने रखा। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। इनफैक्ट आज मतलब मेरा भी एक चीज पे मतलब आपने एकदम मतलब क्रक्स आप पकड़ पाए कि किस डायरेक्शन में हमें जो लिखना है और हमारा काम का क्या अप्रोच है। तो आप काफी अच्छे से पकड़ पाए। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एज मतलब दर्शन के या ये मध्यस्थ दर्शन के एज स्टूडेंट्स होने से जब हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं ना, तो दो तरह के मतलब आते ही हैं अपने मन में। एक तो लगता है कि बहुत निरर्थक है ये थ्योरी, या ऐसा लगता है कि काफी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। तो उस वजह से हमारा ऐसा एकदम क्रिटिसिज्म के टूवर्ड्स ध्यान जाने लगता है उसको समझने की बजाय। और ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि ये तो एकदम हमारा हमने जो पढ़ा है दर्शन में, ये तो वही बात हो रही है, इसमें हम क्या मतलब कि इसके आगे हम क्या मध्यस्थ दर्शन में दे रहे हैं नहीं समझ आता। तो इन मतलब इन कंफ्यूजन्स के साथ भी हम अपने पठन को, जो भी वेस्टर्न साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी कह रहा है, उसको बना के रखें, ये हमारे लिए अभी जरूरी होगा। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, बट थोड़ा सा धैर्य इसमें हमें बनाने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा ये भी होता है कि हम साथ साथ में ही दर्शन क्या कह रहा है उसको भी सोचने लग जाएं। वो डेफिनेटली हमें सोचना ही चाहिए, बट उससे ये वाला जो पठन है और इस पे नोट्स बनाना है वो ना रुक जाए, और इसकी समझ जो बिल्ड हो रही है वो भी ना रुके। और सबको भी जैसे रमाशंकर भैया ने जो अपना जिस जो काम कर रहे हैं वो उससे इस प्रेजेंटेशन को आ, कैसे कनेक्ट कर पाए वो शेयर किया। आप सब भी कैसे कनेक्ट कर पाए अगर शेयर करेंगे तो आगे के जो क्रम है उसको सजाने के लिए हेल्प मिलेगी मुझे। हेलो बेटा, आरती। जी जी नानी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था बेटा। इट्स वेरी नाइस, यू डिस्कस फुल थ्योरी ऑफ प्रायर। और आप जिस तरह से ये थ्योरीज बता रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। हमने भी वापस सुनी। और जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि आप जिस तरह से ये थियोरीज वगैरह बताते जा रहे हो, मैंने कुछ इस तरह से लेसन प्लान किया है कि आई वांट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, और वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है, और इंडियन क्या है,
और इन दोनों के बाद में जो मध्यस्थ दर्शन आया वो इतना मैं अभी नहीं लेना चाहूंगी, जैसे कि भैया ने भी बोला था कि वो अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन आपने थोड़ी डिस्कस करिए। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू कि मैं उनको इंट्रोडक्शन में शुरू करूंगी कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इन रेफरेंस टू वेस्टर्न एंड इंडियन साइकोलॉजी। इज इट ओके? ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब इवन मैं अपना पर्सनली भी बोलूं तो इंडियन साइकोलॉजी का बिल्कुल अभी समझ नहीं बिल्ड हुई है, और कैसे किन पॉइंट्स में जो दृष्टि है वो डिफरेंट है, इसको समझना बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप हाँ वो जी बेटा। डिस्कस करेंगे। हाँ वो मैं कर पाऊंगी, बिकॉज आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी बोथ। तो मैं जब भी बोलने का बैठेगा आपके बाद में, हम्म सो आई हम्म विल प्रेजेंट बोथ द व्यूज ऑफ साइकोलॉजी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओनली फॉर सोल। एक एक ठीक टॉपिक को लेते जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जी रहेगा। बेटा। और किन्हीं को कुछ शेयर करना है, या मैं, मतलब अब तो 6:56 हो गया है, या मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका थोड़ा सा भाग बाकी है, मैं उसको भी रख सकती हूँ। योगेश चाचा, आप जिस तरह से गाइड करें। हाँ दी। हाँ बेटा, आगे जो बचा हाँ, हुआ प्रेजेंटेशन है उसको सुन लेते हैं ठीक है, मेरे अनुसार। ठीक है, ठीक है। तो मैं आगे इसी जो कार्ल रॉजर्स का थ्योरी है, ये मैं पूरा शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। अम ठीक है, तो सबको मेरी आवाज क्लियर है, मेरा स्लाइड क्लियरली दिख रहा है ना? तो अभी तक जो मैंने शेयर किया कि एक व्यक्ति में, मतलब इस थ्योरी ने बोला वातावरण तो ठीक है, बट उसके बारे में हमारी क्या परसेप्शन बिल्ड होता है, हमारी क्या समझ बनती है, और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर इस थ्योरी ने ज्यादा फोकस किया। तो मतलब फर्स्ट ये बताया कि जो भी डेलिक्वेंट बिहेवियर है, मतलब जो भी मतलब डेलिक्वेंट बिहेवियर को मैं हिंदी में कैसे बोलूं, कि जो भी अपवाद एक बच्चे में आता है, या एक बड़े में भी जो भी अपवाद आता है, वो ज्यादा उनके फैमिली के वातावरण से गवर्न नहीं है, उस पर बेस्ड नहीं है, बट एक व्यक्ति जो है अपने बारे में क्या सोच रहा है, उसकी खुद को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका अपने सेल्फ का क्या डायरेक्शन है, वो अपनी क्या जिम्मेदारियां ले रहा है, इस पर बहुत फोकस करते हैं। मतलब इस थ्योरी का काफी फोकस इस चीज पर है। अम, अ, और हर व्यक्ति जो है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ वो उसको कितना जा रहा है, मतलब वो अपनी मेमोरी को इसी से कनेक्ट करता है कि जो भी मेरी मेमोरी है वो मेरे ग्रोथ के लिए कैसे सहायक है। मतलब मूल में एक व्यक्ति ऐसा सोचता है, ह्यूमन बीइंग ऐसा सोचता है, इस थ्योरी ने बताया। फिर जो हमारा जो सेल्फ है हमारा, वो किस चीज से बनता है? अपने को
जो भी अपना बाकी लोग हैं, अपने आसपास के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजों से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे अलग होके अपने आप को जब देख पाते हैं, तब सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। और ये जो सेल्फ का एक बार जब बन जाता है टुवर्ड्स अडोलेसेंस, ये काफी कंसिस्टेंट रहता है एक व्यक्ति में। और इन्होंने बताया कि जब बचपन में जो भी हमारा पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सेल्फ के कॉन्सेप्ट को बनने के लिए। दो हर इंसान में एक इनेट टेंडेंसी होता है आगे बढ़ने के लिए और सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए, बट वातावरण हेल्प करता है इसमें। वातावरण से व्यक्ति ड्रिवन है ऐसा नहीं है, बट वातावरण हेल्प करता है उसको निखारने के लिए, या एक व्यक्ति को की हरास की ओर भी वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बताया कि एक व्यक्ति को अगर एक्सेप्टेंस, लव, अप्रूवल अपनी माँ से मिलता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो पॉजिटिव रिगार्ड है, अपनी माँ से जो मिलना होता है, ये हर व्यक्ति में ऐसी नीड होती ही है, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे इंसान, एक जो व्यक्ति है, उसका परसेप्शन डेवलप होता है। मतलब अगर पेरेंट्स ने डिसअप्रूवल प्रोवाइड किया एक व्यक्ति को, तो उसका जो सेल्फ है वो दबता है। अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिया, अगर उसको लव, एक्सेप्टेंस वगैरह दिया, तो वो निखरता है। फिर एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की इस थ्योरी ने बात करी, जिसमें बताया कि जो एक बच्चा है, अगर उनकी गलत बिहेवियर के लिए भी उनको एक्सेप्ट किया गया, तो उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूं, मुझे प्यार मतलब मुझे मिलेगा ही वो चीजें। तो उससे भी उसका जो सेल्फ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। और एक इसी से ऑपोजिट एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं कंडीशन ऑफ वर्थ। मतलब कि अगर मैं अच्छा करूं तभी मैं वर्दी हूं। मतलब पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो एक व्यक्ति के, मतलब जैसे, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब अगर उसने कुछ, उससे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, तो वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनको इतना पनिश करते हैं कि उनका जो सेल्फ है वो इसी से ड्रिवन हो जाता है। मतलब सोशल नॉर्म्स से, और जो लोग उसको उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके बेसिस में वो अपने आप को वर्दी, या मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, इससे देखते हैं। मतलब एक जनरल पॉजिटिव रिगार्ड सबको जरूरी है। बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर के लिए पॉजिटिव रिगार्ड हो गया तो उसका एक इम्पैक्ट रहता है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए पेरेंट्स, तो उसका एक इफेक्ट रहता है। और एक ऐसा भी कंडीशन रहता है जिसको इनकॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, जिसमें, एक सेकेंड सॉरी, इसमें लिखा है, नॉट ओनली डू द चिल्ड्रन लर्न आइडियली टू इनहेबिट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, बट वो अपने खुद के सेल्फ से, क्योंकि उनका सेल्फ जो है वो वातावरण से ड्रिवन है, वो अपने से दूर हो जाते हैं। जो मतलब अगर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रहा तो भी अपने सेल्फ से दूर हो जाएंगे, और अगर कंडीशन ऑफ वर्थ की कंडीशन रही तो भी वो अपने खुद के सेल्फ से दूर हो जाएंगे। और वो, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा ये लर्निंग रहा, मेरे ये एक्सपीरियंसेस रहे, मेरा ये एटीट्यूड है, मेरा ये बिहेवियर रहा, उससे दूर हो जाते हैं और उनका सेल्फ दब जाता है ऐसे कंडीशन में। और फिर इस थ्योरी ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल का। मतलब कि वो अपने पूरे एक्सपीरियंसेस से अवेयर रहते हैं। मतलब एक फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल जो है वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस से अवेयर रहते हैं। वो अपने फीलिंग्स से, जो पॉजिटिव फीलिंग भी है, नेगेटिव फीलिंग भी है, उसमें बहुत अवेयर रहते हैं।
फुल्ली मतलब उनका जीना काफी हर मोमेंट में वो काफी जैसे इसके माइंडफुल रहते हैं। ये इस बारे में दर्शना दीदी ने भी बताया कि वो माइंडफुल रहते हैं। वो अगर एक छोटा सा भी टास्क कर रहे हैं या उनका किसी से डिस्कशन हो रहा है तो काफी ज्यादा उसके बारे में सोचना, विचारना, रिफ्लेक्शन करना रहता है। उनमें ट्रस्ट काफी अच्छे से डेवलप होता है। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो और लोगों को इम्प्रेस या उनको भी मतलब और लोग भी उनके बिहेवियर से सीखते हैं और उनको फॉलो करना चाहते हैं। वो अपने चॉइसेस को काफी अच्छे से चुन पाते हैं कि हमें क्या करना है या क्या मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। वो कंस्ट्रक्टिव, अगर नेगेटिव भी है वातावरण, उसमें भी मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ और उस वातावरण से कैसे अडाप्ट कर सकता हूँ, उसके तरफ उनका ध्यान रहता है। हमेशा अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए सोचते हैं ऐसा व्यक्ति। एंड हमेशा उसके लिए जो भी टेस्टिंग है, जो भी रीजनिंग है, उसको भी सोचते हैं। अगर नेगेटिव भी हो गया तो उसकी क्या रीजनिंग है, पॉजिटिव भी हो गया तो क्या रीजनिंग है, इसके बारे में सोचते हैं। एंड ये बताया कि जो सेल्फ मतलब फुली फंक्शनिंग लोग हैं उनको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो हमेशा खुश रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, बट वो काफी एनरिच, तृप्त और मीनिंगफुल फील करते हैं। मतलब कि मैं हैप्पी हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं हमेशा हंस के सबसे बोल रहा हूं, वो नहीं, बट अपने अंदर से मैं कितना एनरिच्ड एंड मीनिंगफुल फील कर रहा हूँ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। और ये इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिजम्स मैं बस रख के इस प्रेजेंटेशन को रोकूंगी। कुछ जो क्रिटिसिजम्स बताए ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है आगे काम करने के लिए। कि इस थ्योरी ने मतलब एक तो ये बताया कि जो एम्पेरिकल एविडेंस है, एम्पेरिकल एविडेंस मतलब जो भी रिसर्च में मतलब एक व्यक्ति पर रिसर्च करके उससे जो थ्योरी बिल्ड होता है उसको कह रहे हैं। वो ज्यादा नहीं हुआ, मतलब थ्योरी बिल्ड हो गया बट उसको उस पर रिसर्चेस होके वो प्रूव हुआ हो, उसको वैलिडेशन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आई इस थ्योरी में। और सेल्फ ग्रोथ को ज्यादा ही मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पिक्चर दिखाया मानव का, कि मतलब किसी भी नेगेटिव वातावरण में भी ग्रोथ होगा ही, ऐसा बताया। और वातावरण को थोड़ा सा मतलब उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है बट कम रोल है, ऐसा बताया। कितना रोल है वो नहीं बता पाए। और कॉन्सेप्ट्स थोड़े एम्बिग्युअस रहे इस थ्योरी के, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या, किसको कह रहे हैं, वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसको कह रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, एक सेल्फ एक्चुअलाइज व्यक्ति को और जरूरत है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छे से उसकी टर्मिनोलॉजी पर और काम करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर कम फोकस रहा। और जो इसमें ये भी बोला कि जब थेरेपी का सेशन होता है, एक थेरेपिस्ट होता है और एक व्यक्ति होता है जो थेरेपी ले रहा है। तो इस थ्योरी में बताया गया कि जो थेरेपिस्ट है उसका कोई रोल नहीं है ज्यादा, वो बस एक अच्छा एटमॉस्फेयर, वातावरण प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट को, और उसको एक फ्री फ्लो में अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को व्यक्त होने का मौका देगा। और कोई गाइडेंस नहीं देगा, अगर वो सही सोच रहा है उसका भी कोई गाइडेंस नहीं देगा, और गलत सोच रहा है उसका भी कोई गाइडेंस नहीं देगा। जैसे एक व्यक्ति ने बोला कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो थेरेपिस्ट नहीं बताएगा कि तुम्हारे ट्रस्ट करने का क्या डेफिनेशन है, क्या तुम्हें कठिनाई आ रही है, क्या तुम्हारी एक्सेप्टेंस बनी जो कि गलत भी है या सही भी है। तो थेरेपिस्ट का ऐसा कोई रोल ही नहीं होता। तो ये मे बी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है इन सारे मुद्दों को और एक्सप्लोर करके
एक कंपैरेटिव स्टडी करने का। इतना मैं आज की प्रेजेंटेशन में रखना चाहूंगी। बहुत बढ़िया आरती, इट वॉज ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और जो अभी आप बता रहे थे ना कि किस तरह से पेरेंट्स अगर बच्चों को वैलिडेट करते हैं तो कैसे उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आता है। अभी 2-4 दिन पहले मैं ये बुक पढ़ रही थी जो भैया ने भेजे थे ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी। इसका नाम आया था ना पढ़ने के लिए, तो मैंने ये मेरे पास थी भी, तो मैंने आई थॉट लेट मी रीड इट अगेन। तो जब मैं पढ़ने लगी तो शुरू शुरू के पेजेस में जो ऑथर है खुद स्टीफन जो है, वो यही कह रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची को शुरू शुरू में क्रिटिसाइज करता था। होता क्या था, वो बोलते थे कि मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, एंड देन माई डॉटर वुड नेवर शेयर हर टॉयज विद एनीबडी। तो हम दोनों मियाँ बीवी कोशिश ये करते कि भाई दिस इज अ बैड कल्चर, बैड मैनर्स, तो हम उसको डांटते थे कि नो, स्टार्ट शेयरिंग। एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज कि हमने उसकी पर्सनालिटी को इतना डैमेज कर दिया। व्हाट शी यूज्ड टू डू, और भी चीज होती उसको पकड़ के बैठ जाती कि मेरे से ये छीन लेंगे, छीन लेंगे। तो ये जो आप बता रहे हो ना कि सेल्फ को किस तरह से उसको कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके जा सकते हैं, या उनकी छोटी छोटी हरकतें बच्चों को किस तरह से डैमेज कर सकती है। एंड देन दे रियलाइज, तो फिर उन्होंने बच्ची को समझाना शुरू किया है, एंड देन धीरे धीरे वो बच्ची सोशल हुई। तो यही बात जो अभी आप बोल रहे, तो ये जो ऑथर है अपनी बच्ची के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा था, यही बात फर्स्ट पेजेस में। ओके। एक बार जब अपन सुनते हैं ना आरती इन चीजों को, तो फिर हम और इंसिडेंट्स को कई जगह को रिलेट कर लेते हैं। को रिलेट कर जैसे कि आपने शुरू शुरू में बोला कि बच्चा न्याय का याचक है, सब बच्चे न्याय चाहते हैं। और जब हम ये चीज वेस्टर्न साइकोलॉजी में पढ़े हैं चाहे इंडियन साइकोलॉजी में पढ़े, हम उसको इमीडिएटली मध्यस्थ दर्शन से कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि एक बार जो चीज यूनिवर्सल में आई जाती है, कोई वैल्यूज आती है, तो वो हर जगह कनेक्ट होते जाते हैं। एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली बाय को रिलेटिंग विद अदर इंसिडेंट्स। आपने बताया कि इमीडिएटली 2-3 चीजें मेरे को एकदम मेरे साथ में रिलेट कर पाई। अच्छा था आज आपका लेक्चर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बढ़िया नानी। इसीलिए मतलब अच्छा है कि हम लोग एक तो थ्योरी को भी समझ पाए, उसकी क्या क्या इलिस्ट्रेशंस हैं उसको भी हमारा ध्यान जाए। ऐसे इलिस्ट्रेशन से हमें भी जैसे अगर हम मध्यस्थ दर्शन को एक थ्योरी की तरह देखते हैं तो उससे हम लोग भी क्या कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर में हमें इलिस्ट्रेशंस भी ड्रॉ करने की बहुत मतलब नीड रहेगा उसका। तो इसीलिए ऐसा हम पढ़ते पढ़ते भी हमारा ध्यान जाए कि क्या किस तरह के इलिस्ट्रेशंस दिए जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसे थ्योरीज में। बहुत जुड़ते हैं आरती, जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं ना, जैसे अभी आज से मैं पढ़ रही हूँ, तो हर जगह आई कैन कनेक्ट ये चीज उसका आंसर। जैसे भैया से बात हो रही थी कि जब पहले हम इसको साइकोलॉजी को समझ लें, इंडियन को और वेस्टर्न को समझ लें अच्छी तरह से, जब जो जिस तरह से इनका जो लेसन वाइज है समझने के बाद में, फिर हम मध्यस्थ दर्शन को जब प्रकाश में लाएंगे तो हम उन चीजों का आंसर दे पाएंगे जो ये दोनों प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो दोनों पूछ रहे हैं ना, वेस्टर्न साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी, जो प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे पास उसका मध्यस्थ दर्शन का आंसर हमको अभी से मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बाबा जी ने ये बोला है, हाँ बिल्कुल मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल। इसका ये आंसर है। सही बात है। हम्म, हम्म। ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ, मतलब हम सोचना मतलब वो सोचना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत थोड़ा सा भी पढ़ें पर गहराई से पढ़ें तो हम्म, समझ में आने लगता है। हम्म। और आप ये भी कर सकते हो आरती जी। कि एट द सेम टाइम जब भी आपको कोई चीज का कनेक्ट होता है ना, तो आप हम्म। चैप्टर वाइज पेज वाइज एक रफ पेपर पे रफ नोट करते भी जाओ। मैं ऐसा कर रही जी हूँ, मैंने भैया से जी जी डिस्कस किया जी। था। मैं क्या, बिल्कुल जैसे नानी। आपने बोला था कि
बच्चा न्याय का याचक होता है। तो बाबा जी ने उसका रेफरेंस कहाँ कहाँ पे दिया है और किस बात को बोला था। मैंने वो जो मेरे को पेज नंबर ध्यान आ रहा था या मुझे एक किताब का नाम याद आ रहा था, व्यवहार दर्शन में बाबा ने यहाँ बोला है, कर्म दर्शन में, तो वो पॉइंट लिखती गई। तो जब आप भी ऐसे लिखोगे ना, तो जब हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो हमारे लिए बहुत कनेक्शन एरो की तरह जाएंगे कि यहाँ यहाँ बोला था, हाँ यहाँ बोला था, इस तरह से। आई थिंक वी कैन यूज दैट स्ट्रेटेजी। बढ़िया। और और किसी के मतलब कुछ अगर आप बोलना चाहें, कुछ पॉइंट कनेक्ट किए या कुछ भी लास्ट में, मतलब और 2-3 मिनट्स हम ले सकते हैं तो एक शेयरिंग के लिए। आवाज आ रही है? नमस्ते जी जी सभी का आ नमस्ते। रही है। तो जो आखिरी की कुछ पंक्तियों में प्रेजेंटेशन के जो आपने चैलेंजेस के रूप में बताया कि एम्पिरिकल जो डेटा है वो कम होने की वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी मतलब कि पूरी नहीं बनती है। यही चैलेंज हमें मध्यस्थ दर्शन के केस में भी आने वाला है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यदि अनुभव की स्थिति को कहते हैं तो उसके लिए हमारे पास केवल बाबा जी रहते हैं। तो इस चीज थोड़ा को सा वॉल्यूम बढ़ाइए भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा आपका। तो प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जो एम्पिरिकल इनसफिशियंसी है, जो कोई भी थ्योरीज हमें कही जा रही है, बताई जा रही है, तो वो चैलेंज जो है हमें मध्यस्थ दर्शन के केस में भी आने वाला है। हाँ। और उसको हम कैसे कैटर करेंगे, इस बात पर मेरा ध्यान गया। ओके। इस पर यदि चर्चा हो तो अच्छी बात। वो कुछ ऐसे मतलब, क्योंकि ये थ्योरीज भी काफी मतलब सालों में डेवलप हुई हैं ऐसे, मतलब हमें भी तैयार रहना ही चाहिए, ऐसी चीजें आएंगी डेफिनेटली। और इसको मतलब ये धीरे धीरे करके डेवलप होगा, लोग और रिसर्चेस करेंगे। आई थिंक इसी तरह से रहेगा इसका, मतलब मैं इसके अलावा तो कुछ और ज्यादा सोच नहीं पा रही। मतलब जैसे जैसे हम लोग और पीएचडी करते हैं, लोग जैसे इतने हमारे जो विद्यालय हैं उसमें हम जो बच्चे हैं उनका मतलब अगर हम देख पाए कि उनका किस तरह से आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, उनके कार्य व्यवहार में, उनके आचरणों में हमें क्या दिख रहा है, ये सब मतलब हम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, मे बी कुछ सालों तक हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है आरती बेटा, हम्म। कैन वी लीव नाउ? हाँ। ओके, रोकते थैंक्स हैं थैंक्स। आज के सेशन को। योगेश चाचा, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें। बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है हमने कि हम्म चर्चा खुल गया है, पॉइंट्स हम्म काफी अच्छे से आ गए हैं। अब हम्म प्रेजेंटेशन तो अब चलेंगे। अब कल के लिए हम हम्म तैयार रहेंगे और जो जो व्यक्ति अब प्रेजेंट करना चाहेंगे, मुझे हम्म लगता है अब हम्म, शाम को हाँ। ये निश्चित शुरू हो। और जैसा आज मंजू दीदी ने काफी अच्छे से कहा, तो अब हम्म, उनका प्रेजेंटेशन सुनते हैं। हाँ ठीक है। बस, ठीक है। बढ़िया। ओके। ओके ठीक है। सबको नमस्ते। आ, मैं स्टॉप नमस्ते करती बेटा, हूँ मीटिंग। थैंक यू, नमस्ते सभी को, थैंक यू, गुड नाइट।